जैसे कि जो दलित सुसाइड के केसेस होते हैं आईआईटी के अंदर, सबको पता है कि आपने आप अगर आंदोलन करने के लिए निकल रहे हैं, अगर हम छू भी दिया किसी पुलिस अफसर को तो सड़ा देंगे जेल के अंदर। आपने किसी सरकारी संपत्ति को छू दिया, उसको डेंट भी लगा दिया अगर आपने, तो सड़ जाएंगे आप जिंदगी भर। इसके बाद किसी काम के नहीं रहेंगे ना, आपका पूरा खानदान जो है बर्बाद हो जाएगा। जो जैसे कि ये जो लीक का मामला आया, यूजीसी का मामला है, ये सब ब्यूरोक्रेसी ने किया है, इन समस्याओं को खड़ा किया है। ये इतने नाकारे, निकम्मे, और इसमें शार्जिल इमाम वगैरह अभी भी जेल में है, और दूसरा वाला जो है खालिद, क्या नाम है, वो भी जेल में है अभी भी। भी होता है कि बच्चे वहाँ आए, उनको पता नहीं है, पहली बार कुछ ऐसा देख रहे हैं सोशल मीडिया। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था वो करना क्या चाह रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं। वहाँ पे लोग जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, वो सबके सब वहाँ इकट्ठा हो गए और ये सब चीजें हुई। आपने हमसे ज्यादा जिंदगी देखी है, ज्यादा चीजें देखी है देश में बदलते हुए। अभी यही जैसे अभी बताएं, चलो ये तो एक मसला जो अपना था वो तो रिजॉल्व हुआ कि चलो स्टूडेंट्स की जो भी मांगे थी सरकार ने पूरी कर दी। एग्जामिनेशन सिस्टम में चेंज हो गया, अपना जो मिनिस्टर है उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अब बात ये हो रही है कि अभी हम दूसरी परिस्थिति देख रहे हैं देश में कि अभी E20 जनता पार्टी भी बन गई है। अभी देश में जो है आप चाहते हैं कि रिजर्वेशन हटे, उसके लिए भी एक अलग प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस तरह के जो प्रोटेस्ट है, मल्टीपल प्रोटेस्ट एक के बाद एक हमें देखने को अभी मिलने वाला है, जो परिस्थिति बन रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तो ये क्या हुआ कि या लोग इतने दिन से जागरूक नहीं थे और एक बार देखा कि एक मांग पूरी होगी तो हम सारी चीजों को अभी लेकर बना ले, या ऐसा क्यों हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन ये सारा चीज एक एक करके आते जा रहा है सामने? नहीं, अब उसमें जिस तरीके से सरकार ने कैपिटुलेट किया है, इन बड़े ही जो ये जो तथाकथित नेता हैं, उनको उन्होंने लेजिटिमेसी दी है, उसको देखने के बाद कई लोगों के मन में ये भाव उठता है। और लोगों के पास ग्रीवांसेस की कमी नहीं है। ग्रीवांसेस हम सब लोगों के पास हमेशा रहते हैं, हर चीज को लेकर रहते हैं। मैंने आप उस दिन आपसे कहा था, और मैंने तो कई लेख लिखे हैं इसके ऊपर। मैंने प्रधानमंत्री के नाम से एक लेख लिखा है जिसमें मैंने कहा है कि आप इन 6 क्रांतियों को ला सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप तो इस वो देश, बता सकते थोड़ा, तो क्या लिखा था? मैंने उसमें लिखा था कि ये देश प्रतीक्षा कर रहा है, और हम तो हमारी अपेक्षा यह है कि आप कड़े निर्णय लें, और उन कड़े निर्णयों को जिस तरीके से ली कुआन यू ने करके सिंगापुर की स्थिति को सुधारा, वैसे ही आप भी उन कड़े निर्णयों को लें और स्थितियों में बदलाव लाएं। तो उसमें कई क्षेत्र हैं जिसमें मैंने कहा कि ये नकली समस्याएं हैं। तो ये जो आरक्षण वगैरह की समस्या जो है, अगर कोई लेके खड़ा हो रहा है तो बहुत बड़ी समस्या नहीं हो, नकली समस्या है। अब उसके बारे में हमें विशद अगर चर्चा कभी करनी होगी तो करेंगे। मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा, जो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। लेकिन कई नकली समस्याओं को छोड़ के असली समस्याओं की अगर बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि आज जितना ज्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से वो विकसित हो रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ हाईवे हैं, वो बन रहे हैं लेकिन सड़कें टूट जाती हैं क्योंकि आपका ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जो यूटिलिटी लाइन्स हैं वो ठीक नहीं है, सड़कें ठीक से बन नहीं रही हैं, उनका ठीक से सुपरविजन नहीं हो रहा है। लेकिन लाखों करोड़ों उसके अंदर खर्चा किया जा, करोड़ों लाख करोड़, और इतना बड़ा बजट है गडकरी जी के मिनिस्ट्री का, लेकिन जिस तरीके से उनको बनना चाहिए इससे कि वो सालों साल चलती रहे, वैसे वो बन नहीं रही है। अर्बन डेवलपमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। बड़े शहरों में भी वो समस्या है, छोटे शहरों में भी समस्या है। क्योंकि मैं देश विदेश में घूमा हूं तो मैंने देखा है कि किस तरह से सुचारू रूप से उनके सिस्टम ऑपरेट होते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं होते। अब मैं कुछ समय पहले मैं गया, मैं घूमता रहता हूँ तो कभी वीडियो बनाता हूँ, तो एक वीडियो बना के मैंने डाला कि साहब ये देखिए चर्च गेट स्टेशन है, और यहाँ सारे लोग जो है लगा के बैठे हुए हैं, और सारे इनमें कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं किसी को पता नहीं, लेकिन तो भरा हुआ है, यहाँ तो जगह ही नहीं रह गई यहाँ। और मैंने वो वीडियो लेके डाला तो उसका एक रिएक्शन आया तुरंत, और उसके ऊपर काम हुआ। और 3-4 महीने पहले मैंने उसको डाला था, उस समय उन्होंने उसे हटाया, और आज तक वो ठीक ठाक है। उसी में वहाँ एक सबवे है, जब आप चर्च गेट स्टेशन से बाहर निकल के हाँ एरोस थिएटर की जाते हैं, तो उसमें बीच में एक जगह से पानी टपकता था, और वहाँ वो दुनिया भर के बोरे और सब कुछ रख के वहाँ रख देते थे लोग, और पानी उस पर टपकता रहता था, तो बहुत फैलने नहीं देते थे। तो देखा, उसका वीडियो बना के मैंने भेजा कि भाई ये देखिए इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसमें पता चला कि साहब वो रेलवे के अंदर नहीं आता, वो सबवे बीएमसी के अंदर आता है। लेकिन फिर भी मैंने देखा, अभी कुछ समय पहले मैं गया तो मैंने देखा कि अब नहीं वो पानी टपक रहा है, वो बिल्कुल साफ सुथरा है, और सबवे में भी बहुत कहीं जो इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं होने दिया जा रहा है। तो अब एक मैंने देखा उसको। फिर दूसरा, मैं
वो एक बार मैं गया तो मैंने एक वीडियो बनाया कि मैनहोल में डंडा करके एक वीडियो बनाया, उसको मैं भेजूंगा आपको लिंक। मैंने बनाया कि साहब आप 500 1000 मीटर कहीं भी किसी भी जगह आप चल रहे हैं, आप अपने आप जहाँ रहती हैं वहां भी आसपास में बाहर निकल के अगर आप अपना कैमरा लेके ही वीडियो बनाते हुए सड़क के किनारे चलें, जो बीएमसी एरिया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया, तो उसमें अगर आप चलेंगे तो पता लगेगा कि कहीं कोई चीज जो है परफेक्टली नहीं की गई है। जबकि जो उसमें टाइल इस्तेमाल किए जा रही हैं, उन टाइल्स को मैंने देखा है, ऐसी टाइल्स जो है वो जर्मनी में यहाँ वहाँ ऐसी चीजों को मैंने इस्तेमाल होते हुए देखा है। लेकिन उसी काम को ढंग से करते हैं, बहुत बेढंग के तरीके से कर रहे हैं, उसको ठीक से सुपरवाइज नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भ्रष्टाचार है। तो ये सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो अर्बन डेवलपमेंट बहुत बड़ी समस्या है। और मैंने कई बार चुनौती दी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर्स को, बार बार ट्वीट करता रहा कि आप आके, एक बार यहाँ बीएमसी कमिश्नर एक किसी मीटिंग में थे, उसमें मैं भी था, मैंने कहा कि आप मेरे साथ अभी निकलिए बाहर और मेरे साथ आप बस 500 मीटर चल लीजिए, और देश की, और आपको किसी डिलॉयट कंसल्टेंट को लाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को लाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस 500 मीटर की यात्रा में एक सड़क पे आपको अर्बन डेवलपमेंट की आपकी सारी समस्याएं जो है उस 500 मीटर में आपकी समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको उसका कोई समाधान सुझाना होगा, उसका रास्ता निकालना होगा, तो आप निकाल सकेंगे। चिंता नहीं है किसी को, तो कोई देखने वाला नहीं है उसको। हमारे यहाँ जैसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, हर जगह चिप्पड़ लगे हैं सड़कों पे, और मैं लिख लिख के थक गया, सब कुछ करके थक गया कि साहब नितिन गडकरी कुछ इसमें करें, कुछ नहीं होता है। अब ये एक क्षेत्र है। अब दूसरा क्षेत्र जो है वो जुडिशरी का देख लीजिए। नॉर्मल अपीलेट प्रोसेस इस समय हालत ये है, और कि अगर आप मान लीजिए आप फंस गई किसी केसेस के अंदर और लोग बोलते सामने हैं ना वाला, कि भाई पुलिस और कचहरी का कभी चक्कर ना लगे, नहीं तो हाँ लोगों की जो लाइफ है वो बिल्कुल, बहुत हो जाती अगर एक बार लग गया या कोई गंभीर स्थिति हो गई इसमें आप फंस गई, तो न्याय तो मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। न्याय उसको मिलेगा जो कपिल सिब्बल जिसको रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या न्याय मिलेगा उसको? तो वो सबसे जो भ्रष्टाचारी है उसी को रिप्रेजेंट करेगा। जिसे 5-7 हजार करोड़ का घोटाला किया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कपिल सिब्बल भी रहेगा, अभिषेक मनु सिंघवी भी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। और वो लोग टेक्निकल लॉयरिंग के एक्सपर्ट हैं, यानी कि वो चीज को लटका देंगे, यानी कि 25 साल तक वो केस चला देंगे। नॉर्मल अपीलेट प्रोसेस इस देश के अंदर, मान लीजिए कोई केस आप लड़ रही हैं, मुकदमा लड़ रही हैं और ईमानदारी से लड़ रही हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, आप लड़ना चाहती हैं, वो जो अपीलेट प्रोसेस है वो कम से कम 40 से 45 साल है। 40 से यानी 45 साल। 45 साल, यानी कि अगर 45 आपने साल। छोटे कोर्ट से निकली, आप इसके बाद बड़े कोर्ट में गई, उसमें एक बेंच में गई, फिर दूसरे बेंच में गई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसे स्पेशल लीव पिटिशन कहा था उसको फाइल करने गई, ये पूरे प्रोसेस में 40-45 साल तो 40 कम से से कम 45 लगेंगे। साल लग जाए कम से बिल्कुल, कम। यानी कि कम से कम 2 पीढ़ियां उसमें खप जाएंगी। और अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है, तो आप इस प्रोसेस में पहला जो स्टेप है, जो लोअर कोर्ट का जो स्टेप है, उससे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, जो लंबी चौड़ी फीस और सब कुछ जो होता है उसके अंदर, और अगर डेट पे डेट पढ़ने लगे तो आप मर जाएंगे उसके अंदर। तो ये है जुडिशरी की स्थिति। तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इस देश के अंदर कोलैप्स हो चुका है। अब उसमें अगर कोई डिसाइसिव रहता हमारा नेतृत्व, मोदी जी डिसाइसिव होते तो लड़ते जुडिशरी से, कहते कि नहीं हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम नहीं स्वीकार करेंगे इसे। ये 45 साल नहीं, 1 साल 2 साल के अंदर ये सारा अपीलेट प्रोसेस खत्म होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मोदी जी की समस्या है कि उनको चिंता होगी फिर वकील क्या कहेंगे, क्योंकि एक बार जब ये होगा तो वकील खड़े हो जाएंगे सड़क पे आके आंदोलन करने के लिए, आंदोलन करते थे। तो क्योंकि ऐसे में उनको क्या चाहिए। होना चाहिए? जब भी आप कुछ करना चाहेंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो तकलीफ होगा ही। पर बिल्कुल, ये जो स्ट्रिक्ट जो डिसीजन है, आपको अगर वो दिया गया है पावर एज ए पीएम, तो आपको तो ये स्ट्रिक्ट निर्णय लेना ही पड़ेगा। अगर आप इसको भी सबको अच्छा अच्छा करना चाहेंगे तो देश आप हाँ कैसे चलाएंगे? यही तो बिल्कुल, बात है जिसकी वजह से यही लोग गुस्सा हो। यही मेरा दुख है कि जिस तरीके से इन्होंने कैपिटुलेट किया इस आंदोलन में, जिस तरीके से इन्होंने शाहीन बाग के अंदर कैपिटुलेट किया, जिस तरीके से इन्होंने फार्मर्स मूवमेंट के अंदर कैपिटुलेट किया, जो सही काम हो रहा है और जो सही काम करना है। कोई सड़क घेर के बैठ गया और उसको सड़क से हटाना और आम जनता के लिए सड़क खुलवाना है तो सही काम है ना। अगर 500 1000 2000 3000 लोग सड़क घेर के बैठ गए, लेकिन उस सड़क पे लाखों लोग चल रहे हैं, उनका काम बाधित हो गया, वो अपने काम पे नहीं जा रहे हैं, अपने घर नहीं समय पे लौट पा रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है आपको। तो अगर आप डिसाइसिव निर्णायक नेतृत्व अगर आपका होता तो आप कहते कि नहीं, ये नहीं स्वीकार करेंगे, किसी भी हालत के अंदर चलने नहीं देंगे, सड़क नहीं रोकने देंगे आपको। अभी अगर भी आप जैसे सड़क पे आप अगर आंदोलन करने के लिए निकल रहे हैं, अगर हम छू भी दिया किसी पुलिस अफसर को,
तो सड़ा देंगे जेल के अंदर हम आपको। आपने किसी सरकारी संपत्ति को छू दिया, उसको डेंट भी लगा दिया अगर आपने, तो सड़ जाएंगे आप जिंदगी भर। इसके बाद किसी काम के नहीं रहेंगे ना, आपका पूरा खानदान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ये मैं इंश्योर करूंगा। ये करना, ली कुआन यू ने यही ना किया, उनको ड्रग से लड़ना था। हमारा ड्रग एडिक्शन की भी समस्या बहुत बड़ी हो गई है। बहुत ड्रग से ज्यादा। लड़ना था, क्या किया उन्होंने, कहा कि कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, अमेरिकन हो या कोई भी हो। तो अमेरिका के एक नौजवान थे, उन्होंने कुछ खरोंच लगा दिया ऐसे ही किसी जगह पे, जो अनरूली बिहेवियर था उसका, लेके बंद कर दिया। और अमेरिका में हंगामा करते रह गए लोग कि छोड़ दिए छोड़ दिए, नहीं छोड़ा उसने। ड्रग के कारोबार में हो, सड़ जाओगे, फांसी से कम कोई सजा नहीं मिलेगी तुमको, कर दिया उसने। जब जाइए तक ड्रग हम, एडिक्शन देखिए, देखिए। वो सिंगापुर के अंदर लीगल कोई ड्रग प्लेटफॉर्म, ड्रग कार्टेल लीगल है या सेट बाय ड्रग एन माफिया, एग्जांपल। एक मिनट एक मिनट, सिंगापुर के अंदर कोई ड्रग कार्टेल, ड्रग माफिया जरा चल अपना काम करके देखे वहां पे। वही अमेरिका में नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन सिंगापुर के अंदर कोई करके देखे। सिंगापुर के अंदर कोई कूड़ा फेंक के देखे सड़क पे। सिंगापुर के अंदर जिस होटल में आप रहने के लिए जाती हैं या जाते हैं, वहां पे उस होटल को गंदा करके निकलिए बाहर जरा आप, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे जिसमें कि लोगों को कष्ट होगा, लेकिन डिसाइसिव नेतृत्व तो ये करता है, इस तरीके से समाज के अंदर पूरा परिवर्तन होता है, देश के अंदर पूरा परिवर्तन होता है, और देश तैयार होता है कि सारी दुनिया के सामने एक सशक्त देश के रूप में वो खड़ा हो। आपकी सड़कें ऐसी बने जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सड़कें हों। अभी सब कुछ होता है। अब मैं आरएसएस से जुड़ा हूं, तो आरएसएस में तो हमें यही सिखाया गया कि एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। ये जो हमारा जो बहुत मशहूर गायत्री मंत्र है, वो एक्सीलेंस की तरफ बढ़ने वाला मंत्र है। ये सारे मंत्र हैं, आपने पढ़ लिए हैं, सब कुछ कर लिया, आप इनके बारे में जानते हैं, तो निर्णायक कुछ करिए। अब ये हो गया, जुडिशरी का हो गया। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, ब्यूरोक्रेसी। मैंने बहुत नजदीक से देश की नौकरशाही को देखा है। कुछ दिनों पहले मेरे एक मित्र हैं जो बहुत बड़े 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 चीज थे, फिर रिटायर हुए वहां से। वो सेक्रेटरी थे, भारत सरकार के सेक्रेटरी थे, किसी कई 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 मंत्रालयों में वो सेक्रेटरी थे। उनसे मैंने कहा, उनके मुंह पे कहा मैंने कि अगर मेरा बस चलता तो ये जितने भी, अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री अगर होता, तो जितने भी ये ब्यूरोक्रेट हैं, इन सारे ये सारे भ्रष्ट और नाकारे निकम्मे ब्यूरोक्रेट्स को लाइन में खड़ा करवा के गोली मरवाता मैं चौराहे पे। इतने भ्रष्ट और निकम्मे हो तुम लोग। ये सारा जो सिस्टम जो कहा जाता है, जो सिस्टमिक चेंज नहीं हो रहा है, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जो जैसे कि ये जो लीक का मामला आया, यूजीसी का मामला है, ये सब ब्यूरोक्रेसी ने किया है, इन समस्याओं को खड़ा किया है। ये इतने नाकारे, निकम्मे और भ्रष्ट हैं। आज व्यापारियों का भ्रष्टाचार कम हो गया क्योंकि जीएसटी आ गया और डिमोनेटाइजेशन हो गया, लेकिन देखिए सरकारी अफसरों का भ्रष्टाचार रुकने को नहीं रुक रहा है। उनके यहाँ से सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति बरामद हो रही है, सारे केसेस चल रहे हैं। कहाँ से आ रहा है ये सब? क्योंकि ये भ्रष्ट हैं, प्लस निकम्मे। आप कहीं किसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चले जाइए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में चले जाइए, पैसा खिला के ही कुछ काम होता है, तो वहाँ नहीं तो फिर आपको परेशान करके रख देते हैं सब। कहीं भी चले जाइए, अभी भी वो परेशान करते हैं। तो जो धरातलीय भ्रष्टाचार है और जो धरातलीय प्रशासन का जो निकम्मापन है, उसके ऊपर अभी भी पूरी तरह से लगाम नहीं लगी है, क्योंकि आप निर्णायक नेतृत्व नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है कि अगर हमने कुछ कड़ाई कर दी वहां, तो वही तो सारे हैं ना जो बीएलओ बन के आपके आए हैं, सो आपका भरने के लिए आते हैं ना। आपका वो सर चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर भी, तो वही है, वो भी तो सरकारी कर्मचारी है। वो जो इलेक्शन कराते हैं वो भी सरकारी कर्मचारी हैं। तो इनको इनके ऊपर आपने लगाम लगा दिया। उनको अगर आपने कहा कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो बड़े दुखी हो जाएंगे। ये जो बीएमसी में सारे काम करते हैं, या जो आपके यहाँ जो टीएमसी में सारे काम करते होंगे, उसमें जो आप उल्टा सीधा होते हुए देखती हैं कि फुटपाथ पे कोई भी कब्जा करके बैठ गया है, ये सारे जो खाने पीने का काम करते हैं, उनको आप करेंगे तो आपके खिलाफ जाके खड़े हो जाएंगे, चुनाव नहीं जीतने देंगे आपको। अब यहाँ पे भी दो पहलू। अब जो सरकारी नौकर हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा सैलरी ही इतना कम है कि हम क्या करें, हमें तो अरे करप्ट क्या बात कर होना रही ही है पड़ेगा। आपको? लीजिए लीजिए। नहीं, मैं बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता है दिव्या लोगों की जी, सैलरी बहुत है। अब मैं वो आपको ज्वाइन ही यथार्थ इसलिए बता रहा करते हूँ। क्योंकि उनको करप्शन मैं करना, आपसे उनको पैसे मैं आपसे पैसे प्रश्न उनको करप्शन में मैं जाना है। आप बोलिए, मेरी बात सुनिए। अब मुझे मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या तनख्वाह है आज एक सामान्य पुलिस कांस्टेबल की? कम से कम 50-60 हजार रुपए तो होगी। 50-60 हजार आप कह रही हैं? हम्म। 12 लाख उसकी सैलरी है। 12 लाख, सारी सुविधाओं को पर जोड़ लीजिए, 12 लाख सालाना एक कांस्टेबल की।
समझ रही हैं आप? आपने देखा उसका व्यवहार आपके साथ कैसा होता है? वो अभी भी घूस लेता है, छोटे मोटे घूस लेते ही रहता है वो। एक कांस्टेबल 12 लाख सालाना की सुविधा वो ले रहा है सरकार की। आप कह रहे हैं कि कम तनख्वाह है ये? कितने लोगों को 12 लाख सालाना मिलता है? जो कुछ लोगों ने कुछ मैनेजमेंट कोर्स वगैरह किए होंगे, भले आईआईएम का नहीं किया हो, छोटे मोटे किए हो, 12 लाख की पैकेज कितने लोगों को मिलती है इस देश के अंदर? ये जो यहाँ एक उनका कांस्टेबल को, मतलब जिसका बेसिक क्वालिफिकेशन शायद इंटरमीडिएट हो या बहुत हो तो ग्रेजुएशन हो, पता है इंटरमीडिएट ही होगा शायद, या ग्रेजुएशन हो, उस बेसिक क्वालिफिकेशन वाले को 12 लाख की पहली, उसका पूरा पैकेज 12 लाख का होता है। और आपकी बिल्डिंग में काम करने वाला जो सिक्योरिटी वाला आदमी रहता है, जानते हैं कितनी तनख्वाह मिलती है उसको? 20,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलती है। आप पूछ लीजिएगा, आपकी सिक्योरिटी जो वहाँ काम करती होगी, अगर वो कहीं कोई सिक्योरिटी एजेंसी से ली गई सिक्योरिटी होगी, उससे पूछ लीजिएगा, 20,000 रुपये, शायद उसमें भी कुछ पैसा उसको सिक्योरिटी एजेंसी को देना पड़ता होगा। आपको सैल्यूट भी मारता है, अलर्ट भी रहता है, काम भी पूरा मन से करता है। प्लस वो गांव आपने में, देखा? अपने गांव में पैसे भी भेजता है बेचारा, वो किस तरीके से ठीक रहता है। है, और बहुत वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनकी। जो नाकारा भ्रष्ट पुलिस का कांस्टेबल है, वो 12 लाख रुपए ले जाता है साल भर के अंदर, इस देश का पैसा ले जाता है। आपको पता है कि प्राइमरी स्कूल और बाकी जो सरकारी स्कूलों के अंदर जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उनकी तनख्वाह, जो अध्यापक बाकी जो कोचिंग क्लासेस में जो पढ़ाते हैं, या जो बाकी अध्यापक जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उनसे कहीं कम है। तो सरकारी नौकरियों में लोग जा ही इसलिए रहे हैं कि कमाई करना, इसलिए सरकारी नौकरी सबको चाहिए। जा रहे हैं। और सबको पता है कि सरकारी नौकरियां तो लिमिटेड हैं इस देश में। जो समस्या मैं बोल रहा था नकली, तो नकली समस्या का एक उदाहरण देख लीजिए। इस देश के अंदर जो है, जो आरक्षण वाला मुद्दा लोग उठाते हैं, तो इस देश के अंदर 83% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। सही बात है। केवल 17% लोग जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ठीक, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी सेना है और बाकी कुछ है जहां पे रिजर्वेशन वगैरह कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। कुल मिला के ये नौकरियां बहुत खींच खांच के, अगर प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर लें आप, तो 4-5 करोड़ नौकरियां हैं इस देश की। उन 4-5 करोड़ नौकरियों में आरक्षण के लिए जो है इतनी मारामारी हो रही है, ये कास्ट सेंसस करा दो, वो करा दो, ये सब हो रहा है। या दूसरी तरफ से हो रहा है कि साहब हमें उसमें स्थान दे दो, कि सवर्ण अवर्ण का ये सब झगड़ा चलाया जा रहा है उन 4 करोड़ नौकरियों के लिए। जबकि 83% लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। उनका कोई लेना देना नहीं है रिजर्वेशन से। प्राइवेट नौकरी में तो कोई रिजर्वेशन नहीं, हमारा कोई थोड़ी लेना देना नहीं। मैं कह रहा हूँ प्राइवेट नौकरी में रिजर्वेशन करेंगे तो कुल मिला के वही 4-5 करोड़ ही नौकरियां निकलेंगी ओवरऑल। लेकिन लोग अपने आप, स्वरोजगार उनका है। ये जो आप देखती हैं, जो सारे जो लोग सब्जियां बेचते हैं, जो सबसे जो कठिन काम है, जैसे कि सबसे रिस्की जो बिजनेस है, सब्जी भाजी बेचने का बिजनेस है, उसमें सारे लोग जो हैं वो सामान्य अपनी अपनी कम्युनिटीज से आए हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज ही उनको माना जाता है, लेकिन वो एक्सपर्ट है उसके। आपको अभी तक, आप अगर मैनेजमेंट की पढ़ाई करती हैं तो प्राइसिंग और कॉस्टिंग जो है बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें फैक्टर होता है। आपको पता है कि कैसे वो सब्जी वाला प्राइसिंग कर रहा है अपनी सब्जी की, कैसे वो बैलेंस कर रहा है कि सब्जी इतनी भी महंगी ना हो कि बिके नहीं, और सब्जी इतनी और उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी उसके अंदर बना रहा है, उसके अंदर जो वेस्ट होना है वो भी बना रहा है, और वेस्ट इतना होता है उसका दुनिया भर का। बहुत। आप भी कहीं कोई चीज खराब निकल गई तो कहने ले जाओ वापस, नया लाओ। लोग वहां उसका सामान देखने जाते हैं, दबा दबा के देखते हैं, तो उसमें और भी वेस्ट होता है। तो सब कुछ निकालते हुए फिर वो अपना जीवन यापन करता है और कमा के यहाँ रहता भी है और अपने घर पे भी भेजता है, जमीन भी खरीदता है। तो ये सब कुछ करने वाले लोग अपने आप, ये सब व्यावसायिक समुदाय हैं हमारे। और हम ये नौकरियों के चक्कर में, कुछ जैसे कि लोग कहते हैं कि बैकवर्ड कास्ट के लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, तो अब जैसे देखिए डेयरी इंडस्ट्री, लाखों करोड़ की डेयरी इंडस्ट्री है जो यादवों की हुआ करती थी। 100% रिजर्वेशन, अहीरों का 100% रिजर्वेशन था उसके अंदर। चमड़ा उद्योग, ये कम से कम 60-70 हजार करोड़ का चमड़ा उद्योग है। उस चमड़ा उद्योग में चर्मकार कम्युनिटी का 100% रिजर्वेशन था। 100% रिजर्वेशन। हाँ, चर्मकार ही तो काम करते थे, चमड़े वाला। अब हाँ, आप देखें कहीं भी चौराहे पे, तो अभी भी जो जूता पालिश तो वही चर्मकार कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी, यही लोग करते हैं। उसमें 100% रिजर्वेशन था इनका। तेली
वो जिनको बैकवर्ड कास्ट कहा जाता है, अडानी तेली हैं, ठीक है। अब आप कोई तेली कहे कि हम तो बैकवर्ड है, ये है वो है, और इसलिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप वो सब जो अडानी जो कर रहे हैं, जिसमें कि इतने बड़े दुनिया के उद्योगपति बन गए, वो अवसर छोड़ के आज एक तेली समुदाय का एक बालक जो है वो कहता है कि हमें सरकारी नौकरी दे दो, हम घूस घास खा के अपना जीवन यापन करेंगे, जबकि वो उसका पुश्तैनी धंधा है, उसको लेके अगर वो चलता आगे तो शायद वो भी अडानी बनता, बड़ा अडानी नहीं बनता तो छोटा अडानी बनता। ये सारे जो इंडस्ट्रीज आप देख रही हैं ना, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, ये सारे लोग बैकवर्ड कम्युनिटीज से आते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, ये सारे लोग उन्हीं कम्युनिटीज से आते हैं, और देश का सारा उद्योग ये चला रहे हैं। तो अब उसको छोड़ के आप जो है जा रहे हैं कि सरकारी नौकरी जिसमें घूस खाने को मिलेगा और एक सिक्योर जॉब हो जाएगा, तो जो आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी, जो अभी भी है, जो सब्जी बेचने वाला है, फल बेचने वाला है, उसके बड़ा रिस्क कौन ले सकता है? आप मान लीजिए कोई आप व्हाइट गुड्स बेच रहे हैं तो उसमें तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं है ना, लेकिन अगर आप सब्जी भाजी बेच रहे हैं जो पेरिशेबल कम्युनिटीज हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क है। वो कौन कर रहा है? वो समुदाय कर रहा है, उसके अंदर क्षमता है कि वो कर रहा है। खेती है, खेती भी एक व्यापार ही है, तो खेती के अंदर मान लीजिए कभी फसल अच्छी नहीं हुई तो इतना बड़ा नुकसान होता है, तो कौन कर रहा है? वो सारे लोग जो है अपने अपनी जगह पे कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और ये सारे लोग 87%, 83% लोग हैं इस देश को चलाने वाले। तो ये देश इनकी वजह से चल रहा है, इन सरकारी 2-4 करोड़ सरकारी नौकरियों और ये प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की वजह से नहीं चल रहा है। तो ये सोचने की बात है। तो ये सारे असली नए मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े विषय हैं, जिनके ऊपर अभी 3 मैंने आपको बताया, मैंने 6 की उसमें बात की है। तो उसमें एक तो भारत के आंतरिक शत्रुओं से कैसे निपटा जाए, वो भी एक महत्वपूर्ण है। जो हमारी जो सभ्यता मूलक जो समस्याएं हैं और जो हमारी शिक्षा का जो क्षेत्र है उसके अंदर क्या करना है, जो बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, जिसमें जैसे कि यहाँ एफटीआई हुआ करता था, तो हमने कहा कि एफटीआई बंद करिए, आप उसको पॉलिटेक्निक बनाइए, हर प्रदेश के अंदर पॉलिटेक्निक बनाइए। एफटीआई वगैरह बकवास है, पॉलिटेक्निक है, लोग जान जाए कि फिल्म मेकिंग की जो बेसिक विधा है कैसे की जाती है, जान जाए, बाकी वो अपना कर लेंगे, अपनी कल्पनाशीलता से आगे बढ़ जाएंगे। तो कई चीजें हैं उसमें करने की है, संभावना है। एक जो ट्रांसफॉर्मेशनल, जो बदलाव, आमूल चूल परिवर्तन करने वाला जो एक नेतृत्व होगा, वो अगर कड़े निर्णय नहीं लेगा तो देश नहीं बदल सकता है, देश नहीं बदल संभव सकता नहीं है। सही है। अगर एक जो नौकरशाह जो बैठा हुआ है आपके टीएमसी में, हमारे यहाँ जो बीएमसी में बैठा हुआ है, अगर वो कड़े निर्णय नहीं लेगा तो चेंज नहीं कर सकता, परिस्थिति को परिवर्तन नहीं ला सकता। एक्चुअली करप्शन उनके बीच में देखा जाए तो छोटे तबके से लेके जो पैसा एक क्लर्क लेता है, वो पैसा उसके ऊपर के ऊपर के ऊपर तक वो जाता है। और ये जो पैसे का जो सीरीज है, वो जो 100 रुपए भी अगर किसी सिग्नल पे देते हैं, वो 100 रुपए प्रॉपरली पूरा चैनलाइज होकर ऊपर तक जाता है। तो जो ऊपर में लोग बैठे हैं वो उसको बदलना ही नहीं चाहते हैं, और उसके बाद ये ब्यूरोक्रेट्स से आपका मिनिस्टर्स को भी जाता है, जिसके वजह से जो पूरा करप्ट सिस्टम है ये बदलता ही नहीं है, चाहे सरकारें कितनी भी बदल लें। ब्यूरोक्रेट्स जो जहां तक भाजपा की सरकार है उसके अंदर ये संभावना बहुत कम है ब्यूरोक्रेट से मिनिस्टर के पास जाने वाला, क्योंकि काला धन होना चाहिए आपके पास। तो काला धन जो है उसके ऊपर सबसे बड़ा कुठाराघात तो मोदी ने किया, वो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ और इसके बाद जो जीएसटी आया। आपको शायद इस देश में बहुत लोगों को पता नहीं है कि जो पैरेलल इकोनॉमी है वो क्या होती थी। आपका क्या विषय है, मैनेजमेंट वगैरह में क्या पढ़ती हैं आप? मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रही हूँ। तो मार्केटिंग में है, तो आप फाइनेंस वगैरह में नहीं है, और तो लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि ये जो पैरेलल इकोनॉमी जो है वो कैसे बनती थी। आपको अंदाजा है क्या है पैरेलल इकोनॉमी जो हुआ करते, बड़ी चर्चा तो हुआ करती थी? हाँ, तो समानांतर इकोनॉमी जो है ये होती थी कि इस देश के अंदर जो है जितना भी व्यापार होता था उस व्यापार का 50% व्यापार काले धन में होता था, यानी कि वो काले धन में बिल्कुल। तो जहां 50% जो है वो उस सफेद कारोबार था, वो बाकी 50% काले धन का कारोबार था, कैश का कारोबार। और उस कारोबार में इस देश के सारे उद्योगपति सब लिप्त थे। तो अगर 100 चीजें किसी फैक्ट्री के अंदर बनती थी तो 50 चीजें ही जो है वो दिखाई जाती थी कि वहां बनी है, वो रिकॉर्ड पे जाती थी, और बाकी 50 चीजें वो रिकॉर्ड पे नहीं रहती थी। सारा वो बाकी 50 चीजें जो है उसी बाजार में बिकती थी, लेकिन कैश का कारोबार होता था, जिसमें वो डीलर और जो रिटेलर ये सारे उसके अंदर इन्वॉल्व थे, पूरा नेटवर्क था, माफिया नेटवर्क था।
जो ऊपर तक गया हुआ था, जो आप बता रही थी अभी ना, ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाही का, तो ये माफिया नेटवर्क था और वो 50% वो समानांतर इकोनॉमी चल रही थी और वही कैश का कारोबार था। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, कुछ केसेस में ये 50% में उससे ज्यादा हो जाता करता था, कहीं कहीं तो पता था कि 10% दिखाया जा रहा है। तो सरकार, आप जब जाती थी उस सामान को, टूथपेस्ट खरीदती थी मार्केट के अंदर, तो आपने सारे टैक्स दे दिए उसके ऊपर, सेल्स टैक्स, सारे टैक्स दे देती थी आप। लेकिन वो टैक्स सरकार के पास नहीं जाता था, वो कैश, वो पैसा जो है वो व्यापारी के पास ही रहता था। उसके बाद वो व्यापारी वो पैसा सीधे ऊपर तक पहुंचाता था, अपना जो उस इंडस्ट्री का मालिक है उस तक। तो इतना कैश जनरेट होता था कि मकानों में यहाँ वहां भर भर के रखना पड़ता था। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी में इसीलिए वो कैश कंपोनेंट हो जाया करता था कि दुनिया भर की प्रॉपर्टी खरीद के रख लिया उसमें इसी कैश से। इसके बाद पता चलता था कि तब माफिया को पता चलता था कि इनका कैश, इतना कैश इनके घर में पड़ा हुआ है। तो माफिया जो है, जो अच्छा उस कैश को लेके जो झगड़े होते थे उसको सेटल आप कोर्ट में कर नहीं सकते थे, पुलिस उसको सेटल नहीं कर सकती थी, कोई उस कैश को चुरा के भाग गया तो फिर माफिया आता था। फिर माफिया आता था पिक्चर में। जैसे कि मान लीजिए बिरला जी ने कुछ पैसा भेजा कि भैया जाके दिल्ली में इंदिरा गांधी को दे आओ, अपने किसी चेले को, मान लीजिए अमर सिंह जैसे कोई चेले हैं उनके उनके यहाँ काम करते थे अमर सिंह, तो उनको भेजा कि जाके दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स को और थोड़ा इंदिरा गांधी को इलेक्शन फंड में दे आओ, कैश कैश जनरेट हुआ है। तो निकले साहब, वो कि निकले कि भाई हम जा रहे हैं कैश देने के लिए, 4-5 करोड़ कैश देने के लिए जा रहे हैं, लेके बैठ गए, वो नहीं दिया जाके। अब बिरला जी क्या कर लेंगे उनका? अच्छा, बिरला जी तो खैर कुछ भी नहीं करें, कहीं छोड़ जाने तो 5-7 करोड़ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो थोड़ा छोटे तबके का व्यापारी होगा या कोई बिल्डर होगा तो वो जाएगा माफिया वाले के पास कि हमारा सेटल करा दो, 10 करोड़ का लेना है, तुम 1-2 करोड़ रख लेना, बाकी हमें दिलवा दो। तो उसमें माफिया जो है वो पैरेलल इकोनॉमी को रन करने लगा, तो उसमें भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ने शुरू हुए, इतना भयंकर था। तो इस इकोनॉमी को डीमोनेटाइजेशन और फिर बाद में जीएसटी ने बहुत हद तक ध्वस्त कर दिया, कम नहीं किया, बहुत हद तक ध्वस्त कर दिया। अब ये पैरेलल इकोनॉमी जो है वो 10-20% की, 10% की, 20% की होगी, उससे ज्यादा की नहीं हो सकती, क्योंकि जो कॉस्ट है इस पैरेलल इकोनॉमी को रन करने का वो बहुत ज्यादा हो जाएगी प्रॉफिट के बजाय। तो 10% अभी भी होगी, जो भी जहां भी होगी। अब जिनके मुंह ये खून लगा हुआ था वो लोग बड़े परेशान हुए शुरू के दिनों में, लेकिन आज वही लोग प्रसन्न हैं क्योंकि उनके खतरे कम हो गए हैं। जो ये होता था ना कि फिरौती के लिए लोगों को उठा ले जाते थे बिहार के अंदर, क्योंकि सारा काम डॉक्टर लोग कैश से करते थे, तो कैश पड़ा हुआ है तो कोई नौकर चाकर जाके खबर दे देता था कि बहुत कैश है इनके पास, तो उसके बेटे को उठा ले गए या व्यापारी के बेटे को उठा ले गए, तुम्हारे पास इतना कैश पड़ा, इतना दे जाओ। तो ये सब कुछ चलता था। तो अब ये जो खतरे हैं वो कम हुए हैं, सब कुछ हुआ है, तो बहुत कुछ परिवर्तन आया है। लोग इसको समझ नहीं पाते, मोदी तक भी इसको समझा नहीं पाते हैं, बता नहीं पाए अभी तक कि कितना बड़ा फायदा इस देश का हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि डबल हो गई है हमारी इकोनॉमी, हम तीसरे चौथे क्या क्या हो गए हैं, ये डबल इसीलिए हो गई है कि वो जो पैरेलल इकोनॉमी थी वो अब मेन इकोनॉमी में आ गई है। तो जब 50% मान लीजिए मिनिमम थी, अगर वो भी जुड़ गई तो डबल तो ऐसे ही हो जाना है। तो हमारी इकोनॉमी डबल ऐसे ही हो गई है। अब इस चीज को कोई बताता नहीं है, समझाता। बाकी टेक्नोलॉजी के आने की वजह से भी काफी सुधार आया, यूपीआई आ गया है, हर चीज, सब्जी वाला भी पैसा ऑनलाइन लेता है, टैक्स भरता है, तो जो टैक्स मैं तो किसी को देख ही नहीं रहा हूँ कोई कैश दे रहा हो। अरे सब्जी वाला छोड़िए, चाय की दुकान पे, वड़ा पाव वाली दुकान पे चले जाइए, वहां लोग फट से निकाल के वो पेमेंट कर रहे हैं उसी से, यूपीआई वगैरह से। तो स्थिति जो है मतलब कि बहुत परिवर्तन आया है, बहुत चीजें हुई हैं, लेकिन और भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और कहीं कड़े निर्णय लिए बिना ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अगर कोई जुलूस लेके बैठ जाए जंतर मंतर पे और आप बैक ट्रैक कर जाए, ये मूर्खता है। आपको कहना है नहीं, हम नहीं स्वीकार करेंगे और ठीक करेंगे तुमको, ये बदमाशी नहीं चलने देंगे। तो ऐसे कोई डिसाइसिव नेतृत्व की आवश्यकता है इस समय। अच्छा, वो डिसाइसिव नेतृत्व जहां मिल रहा है लोग बहुत प्रसन्न है उससे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध के क्षेत्र में जो डिसाइसिव नेतृत्व दिया है योगी जी ने, तो आम जनता उनसे प्रसन्न है कि कम से कम इन्होंने रोका है, सब कुछ किया, क्योंकि डिसाइसिव है, निर्णय, कठिन निर्णय लेना है। अगर कहीं कहीं आपने कोई एनक्रोचमेंट किया हुआ है, हम उसको हटाए बिना छोड़ेंगे नहीं, आप कितना भी नाराज होइए। पहले तो एनक्रोचमेंट हटाने वाले जो सरकार होती थी ना, उसको उड़ा देती थी जनता कि इन्होंने बड़ा तोड़ फोड़ की, हम इनको हटा रहे हैं। छोड़िए, नकल करना, आपको बताया था उस दिन ना
राजनाथ सिंह मतलब चीफ सभी मिनिस्टर लोग। थे, नकल के खिलाफ उन्होंने तगड़ी कार्रवाई की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए चुनाव लड़ने के लिए, जहां चंदौली के आते हैं वहीं से चुनाव लड़ने के लिए गए अपने ही क्षेत्र से। उसके पहले वहां से वो जीते नहीं थे, एमएलए का चुनाव लड़ने गए, हार गए, क्यों? क्योंकि नकल पर रोक लगा दिया था उन्होंने। और हाँ। नकल पे रोक लगाने के चक्कर में लड़के लड़कियां गिरफ्तार हुए थे, तो लोगों ने कहा देखिए हमारी बेटी को गिरफ्तार कर दिया, उसकी शादी कैसे होगी, क्या होगा, ये सारे इशू खड़े करके प्रोपेगेंडा करके, और उसमें राजनाथ सिंह लेकिन बेचारे वही हार है गए। ना कि जब तक लोग बदलना नहीं चाहेंगे देश कैसे बदलेगा? आप कुछ लोग उसे बदलना चाहते हैं, कुछ लोगों का जिसका उससे फायदा हो रहा है वो चाहते हैं कि भैया चीजें वैसे ही चलता रहे। उसी में जब तक उसी ये लिए कॉन्फ्लिक्ट नेतृत्व जो है उसको कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। करेंगे। सही बात। और एक कड़ा निर्णय लिया ना मोदी जी ने, डिमोनेटाइजेशन ने हर व्यक्ति को, गरीब अमीर सबको छुआ ना डिमोनेटाइजेशन, वो कड़ा निर्णय सबको था ना। सबको। उस निर्णय की उस कड़े निर्णय की वजह से देश की इकोनॉमी डबल हो गई ना, हम्म, समानांतर अर्थव्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई ना। हम्म, तो कड़े निर्णय लेने के लिए ही आपको चुना गया है। हम्म, आपको इसलिए नहीं चुना गया कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत विरोध होने लगे, सड़कों पे 2-4 हजार लोग निकल के तोड़फोड़ करने लगे तो आप अपने निर्णय वापस ले लें, हम्म, और आप 2-4 छुट भैये टाइप के नेता आपके सामने बैठ के आपके साथ नेगोशिएट करने लगे, और सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखाने लगे, और आपका भी मजाक उड़ाने लगे। इसके लिए नहीं आपको सरकार ने बनाया है, सरकार में बिठाया गया है, बिठाया इस जनता ने। इस देश के अंदर जिहादी आतंकवाद जो है उसको खत्म करने के लिए आपको रखा गया है वहां। आपको रखा गया, सही तो बात है। सब कुछ जो है आपको कड़े निर्णय करने की क्षमता के कारण ही जाना गया, पहचाना गया गुजरात के अंदर। तो आज आप क्यों नहीं वो कड़े निर्णय ले रहे हैं, और लेने के बाद उसके साथ खड़े क्यों नहीं रहते? अब जनता से कि जनता साथ में आएगी। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आपको भेजा था उसका लिंक, हम्म, कि कर देना ये सब नाटक कर रहे थे लोग, एक कॉल दें कि हम रामलीला मैदान में दिल्ली के अंदर 16-17 अगस्त को जय हनुमान रैली कर रहे हैं। तो ये 5-7 हजार जो जिहादी जो जुट गए थे ना, सड़कों पे निकल आए थे कि मौका मिल गया है, तोड़फोड़ कर लेंगे, पुलिस को पीट देंगे, सब कुछ कर लेंगे, जिहादी और वामपंथी, जब वो भीड़ उमड़ेगी रामलीला मैदान में लाखों की, तो फट से इनका दिमाग दिमाग होश में आ जाएगा। उस आर्टिकल में मैंने लिखा है कि बड़ी इस देश के अंदर जो है, मतलब मुंबई जो है बहुत, बॉम्बे उन दिनों हुआ करता था, तो यहाँ हरदम कुछ ना कुछ किसी बात पे निकल के लोग सड़क पे अपना दंगा करते थे। यहाँ जो मुसलमान इलाकों में जाना मुश्किल हो जाता था लोगों का, वहां मैंने देखा है कि सरकारी कर्मचारी और बस वाले, बड़ी बुरी हालत होती है उनकी, कोई भी उनको अपमानित करता था। दंगा हुआ, इन लोगों ने नाटक किया सब कुछ, लेकिन एक बार जनता सड़क पे उतर के उसने रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्ड करने के बाद स्थिति ऐसी बनी कि 93 के बाद आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। कोई दंगा नहीं हुआ। ठीक है, 2002 गुजरात के अंदर दंगे लगातार हुआ करते थे, 2002 में कुछ हुआ ऐसा कि उसके बाद वहां भी दंगे, बड़े दंगे रुक गए। तो जो भी इस तरह के काम करता है उसको आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक होंगे। तो अगर तुम समझते हो कि तुम इस तरह से ऑर्गेनाइज नेटवर्क करके तुम डिस्टेबलाइज करोगे सरकार को, तो उसका दूसरा पहलू यह है कि लोग जब सरकार के पक्ष में सड़क पर उतरेंगे तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। जैसे कि दिल्ली में इन लोगों ने दंगा किया, शुरू के दिनों में बाहर कैटापुल्ट लगा रखा था, पूरा एसिड तैयार कर रखा था, एसिड बम फेंक रहे थे, लोगों को मारकाट मचा रहे थे। याद है ना जब ट्रंप आया था उस समय, तो दिल्ली के दंगे हुए उस समय। तो ये सारा इन लोगों ने नाटक किया। शाहीन बाग के ही का दूसरा सीक्वेंस था दिल्ली का दंगा, वो जिसमें शार्जिल इनाम वगैरह, इमाम वगैरह अभी भी जेल में है। वो दूसरा वाला जो है खालिद, क्या नाम है, वो भी जेल में है अभी भी। तो ये सारे लोगों ने एक ऑर्गेनाइज करके वो दंगा शुरू किया, जिसमें अभी ये सजा हुई है, जो उस दंगे का एक मास्टरमाइंड था उसको भी हाल ही में सजा हुई है, उसको फांसी वासी देने की बात कर रही है दिल्ली पुलिस, डिमांड कर रही है दिल्ली पुलिस। दंगा किया लोगों ने, मारना शुरू किया हिंदुओं का, अचानक हिंदुओं ने उनका रिटेलिएट किया। तो जो बड़े खुश हो रहे थे कि हमने तो पीट दिया, आग लगा दिया, ये कर दिया, जब हिंदुओं ने रिटेलिएट किया तो ये लोग 30-35 हिंदुओं को मार पाए थे, 50-55 ये लोग मारे गए। और फिर लगे रोने कि हम मारे जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं। यही मुंबई के अंदर जो, बॉम्बे के अंदर जो हालत थी, ये जो जावेद अख्तर जो है बकवास करते फिरते थे, इन्हीं लोगों ने बकवास किया था 92 में कि हमें पुलिस ने और आर्मी ने मुसलमानों को मारा है। और उसकी वजह से दंगे का एक दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसके अंदर छोड़ दिया पुलिस ने, ठीक है तुम लोग ही मार लो, अपने रक्त पिपासु हो तो अपने रक्त की प्यास पूरी कर लो।
इन लोगों ने शुरू किया फिर से दोबारा, समझ के कि कोई कुछ करेगा नहीं, लेकिन जब इन लोगों ने उसमें भी अति किया, 3 दिन तक लगातार दंगे चलते रहे, तो रिटेलिएशन हुआ। और रिटेलिएशन के बाद ये भागते नजर आए, ये सुनील दत्त, जावेद अख्तर, शबाना आजमी जाके छिप गए बिल के अंदर, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि निकल जाए अपने घर से। ये आमिर खान, ये सारे लोग जो हैं, तो इनका जाके किसी तरह से मस्जिद में अपने एक दूसरे को ढांढस बताते थे, दिलीप कुमार हो, ये बाकी सारे, नसरुद्दीन शाह, ये सारे लोग बैठ के, क्योंकि रिटेलिएशन हुआ समाज का। अगर तुम अपनी सीमा पार करोगे तो उसका एक उत्तर देगा समाज। तो अगर तुम्हारे पास लंपन है तो हिंदू समाज में भी तो लंपन है। तो तुम अगर मारकाट मचा सकते हो लफंगों को लेके, तो हमारे यहाँ से भी हिंदू लफंगे भी तो निकलेंगे सड़कों पे। वो कौन से, उनके हाथ में भी तो कोई मेहंदी नहीं लगी हुई है। तो ये होता है, ये परिस्थिति जो है इसका निर्माण हो जाएगा अगर इस चीजों को नहीं रोका गया। तो सरकार का ये काम है कि रोके, कठोर निर्णय ले। और ये अगर नहीं करेगी सरकार तो फिर परिणाम जो है वो, इनका दिमाग बढ़ता जाएगा और स्थिति फिर से ऐसी भयावह बनेगी कि अंततोगत्वा फिर से वही होगा जो 1993 में हुआ और जो 2002 में हुआ। तो आप देख रहे हैं कि वैसी परिस्थिति बन रही है अगर सरकार ने कुछ बहुत ऐसी जल्दी परिस्थिति नहीं बन जाएगी अगर सरकार कड़े निर्णय लेके इन सब चीजों को नहीं रोकती है, क्योंकि अंततोगत्वा लोग सड़क पे उतरना पड़ेगा ना। वो कब तक देखेंगे ये सब कि तोड़फोड़ मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि आज तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे हैं, कल दुकान लूटेंगे। जब दिमाग चढ़ना शुरू होगा किसी का तो उसकी सीमा थोड़ी रहती है। उसको लगता है अरे हमने पुलिस को मार दिया, कुछ नहीं हुआ, हमने ढेला फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ, हमने इसको पुलिस की गाड़ी जला दी, कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस का सम्मान करना बंद कर देंगे। इसके बाद फिर जो दूसरे लोग उनका सम्मान करना बंद कर देंगे, अपराध बढ़ेंगे। तो एक जगह एक समय आएगा कि योगी जैसा कोई आएगा तो उसमें जब वो निर्णय लेगा तो जनता कहेगी देखो भगवान आ गए, योगी जी आ गए। ऐसे ही करके मोदी को लोगों ने अपने सिर पे बिठाया था कि ये कड़ा निर्णय लेंगे और कड़ा निर्णय लेंगे तो सबको ठीक करेंगे, परिस्थितियों में सुधार होगा। तो करें, ये कड़े निर्णय लें। ये कमजोर नहीं हो सकती सरकार कभी भी। और सरकार अगर कमजोर हो जाएगी तो ये देश बहुत बहुत बड़ा देश है और हमारे पास अभी भी रेशियो, पुलिस और जनता का रेशियो जो है बहुत बहुत कम है। वो अमेरिका की तरह नहीं है, वो मोंटे कार्लो की तरह नहीं है जहाँ की 10 नागरिकों में 20 पुलिस वाले हैं। ये नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो है 1 लाख नागरिकों में शायद 1 पुलिस वाला होगा। तो आप इसको नहीं कर पाएंगे नियंत्रित। इसीलिए पुलिस का जो वर्चस्व जो है वो बना रहना चाहिए, उसका इकबाल बना रहना चाहिए। तो जो हुआ है दिल्ली के अंदर पुलिस के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, उसको इन लोगों को केसेस वापस नहीं लेने चाहिए, उसको लड़ना चाहिए कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। आपने अगर छू दिया हमारे, और बहुत सारे, जैसे आपने बोला कि जो मुझे पहले वाला प्रस्ताव ज्यादा सही आया लगा कि भाई जिसकी पहले से कोई अकाउंट नहीं है, कोई भी मतलब उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, जो बस बहकाव में आके सोशल मीडिया देख के वो आए वहां पे, जो कि उनको छोड़ देना चाहिए कायदे से। और जो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको ही पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि वही आगे जाके वैसा करेंगे। तो ये जो होता है बहुत बार हीट ऑफ द मोमेंट भी होता है कि बच्चे वहां आए, उनको पता नहीं है, पहली बार कुछ ऐसा देख रहे हैं सोशल मीडिया। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था वो करना क्या चाह रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं। वहां पे लोग जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं, वो सबके सब वहां इकट्ठा हो गए और ये सब चीजें हुई है। तो मैं जाते जाते बस ये कहना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मूवमेंट जो हमने अभी देखा और ये जो सोशल मीडिया के द्वारा ये पूरा फ्यूल किया हुआ ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वैसे में जो लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, पहले नया खून जो है, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करने के पहले? उनको सेंसिबल होना है, उनको देखना है कि कैसा नेतृत्व है उनका। वो दीपके के नेतृत्व में अगर कोई जाके खड़ा होता है तो उस छात्र के ऊपर, उस नौजवान के ऊपर थू है ऐसा नेतृत्व। तो अगर वो ऐसे नेतृत्व के पीछे आप जाए खड़े कैसे हो सकते हैं? आप उससे बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं संभवतः। आप कई छात्रों से मैं मिला हूं, कहीं ज्यादा समझदार है वो इन सबों से। तो आप तो पहले तो एक नेतृत्व देखें, फिर देखें कि सही में मुद्दा, चीजों को इवेल्युएट, तुलना करने की आदत डालें, एनालाइज करने की आदत डालें, विश्लेषण करने की आदत डालें। हवा में कहीं कोई चीज उड़ाई जा रही है उसके ऊपर न जाएं, क्योंकि अब तो सारे स्रोत आपके पास उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया ही तो इकलौता स्रोत नहीं है ना अभी इस समय सूचना का, और भी स्रोत उपलब्ध हैं। आपस के संघर्ष के अंदर भी दोनों पक्ष जो हैं, तीनों पक्ष, 4 पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, उनको भी आप उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अब जो अपने आप को अपने जीवन में अगर आपको सफल बनाना है तो आपको समझदार भी तो होना है।
आपको तो तुलना और विश्लेषण करने की क्षमता आपको विकसित करनी है करता अपनी स्वयं की। आपको ऐसे ही कोई हवा में उड़ा के चढ़ा के कुछ करा दे, ये स्थिति क्यों बन रही है? आप देख रहे हैं कि अगर इस देश समाज के अंदर या दुनिया के अंदर अगर आपको सफल होना है तो आपको बहुत योग्य बनना पड़ेगा। तो इतनी योग्यता तो आपके अंदर होनी चाहिए जिससे कि सही गलत का निर्णय आप कर सकें, देख सकें। आपके अंदर वो जो डिस्क्रिशन, वो एक शब्द बुद्धि, एक शब्द का इस्तेमाल किया था, ये बुद्धि की ये क्षमता है। बुद्धि आपको इसीलिए दिया है माँ इंटेलेक्ट होना सरस्वती, चाहिए खुद का कि क्या करना है। बुद्धि, जिससे कि आप गलत सही नीर शीर विवेक आपके पास होना चाहिए। आप पानी और दूध क्या है उसका अंतर देख सकें आप। तो ये क्षमता विकसित करें सारे लोग। अपने आप को छोड़ भैया ये ना समझें कि बालक है, अपने आप को ये समझें कि जिम्मेदार नागरिक अभी से है वो। मैं बता रहा हूं 10-12 साल की वय में भी कोई बालक जो है वो बहुत समझदार होता है। कई माँ बाप ये मान के चलते हैं कि समझदार नहीं है, कुछ चीजें उसको नहीं बतानी चाहिए। नहीं, बताइए आप उसको। कई बार हम लोग करते थे, ये भगवत गीता के ऊपर एक क्लब हाउस चलाता था, मैं कहता था कि आप बच्चों को अर्थ बताइए भगवत गीता के श्लोकों का। ये मत मान के चलिए कि केवल पारायण करता रहो, उसको बताइए, वो समझेगा। क्योंकि मैंने अपने बालक जीवन में मैंने देखा है, मैं हर चीज को समझता था, अखबार पढ़ के समझता था। तो 8 साल की उम्र में हमारे पूरे जिले के अंदर कोई नई जो जो चेस खेलने का जो अंतर्राष्ट्रीय नियम थे वो कोई नहीं जानता था, और पुराने नियम से लोग खेलते थे। और मैंने अखबार में पढ़ पढ़ के उन नियमों को जाना और उनके नोटेशंस पढ़ के कैसे वो उसको नोट किया जाता है वो सब समझा। और मैं मुश्किल से 10-12 साल का था, और मैं बाकी अपने साथियों को समझाने लगा कि देखो ऐसे सीखना चाहिए, हम लोग को ऐसे करना चाहिए। तो ये क्षमता हमारे बालकों में है, हम सबके अंदर है। हम लोग मूर्ख नहीं है। हम लोगों का जो हम लोगों की जो लेगेसी है, जो हमारी सिविलाइजेशनल लेगेसी है, वो जीनियसेस की है। तो हमारी जीन्स में वो जीनियसनेस है, वो सब कुछ वो क्वालिटीज है हमारे यहाँ। मैं यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री में, यहाँ मैं जो अपने रिव्यू अगर लिखता तो यही बार बार लिखता था कि तुम लोग क्यों नकल कर रहे हो हॉलीवुड की, तुम उससे कहीं बेहतर कर सकते हो। और मैंने तो सारी दुनिया की फिल्में देख ली थी, और उस समय मैं इस निर्णय निष्कर्ष में पहुंच गया था कि हम लोग कहीं ज्यादा बेहतर फिल्में बना सकते हैं। यहाँ जो बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये कहता था। राजा मौली थे, एक बार उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो मक्खी फिल्म को लेके, तो उसमें उनसे मैंने कहा कि अरे भाई आपने ये जो किया है ये तो वर्ल्ड क्लास मुझे लग रहा है। वर्ल्ड क्लास मूवी है हाँ, वो मक्खी, मक्खी फिल्म जो है, तो आप बहुत ही बेहतरीन है। और विशेष रूप से जो ये जो डिज्नी है, ये सारे लोग हैं, इनसे कहीं बेहतर बना सकते हैं। उनके अंदर वो आत्मविश्वास लेकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, वो बहुत कुछ वो करते हैं, उनके मुकाबले में हम नहीं खड़े हो सकते, ये कहते थे राजा मौली उन दिनों। अब थोड़ा बहुत आत्मविश्वास उनके अंदर भी आया है। मैं भी कुछ समय पहले जो है ऑडिसी फिल्म, उस दिन कल असल में मैं ऑडिसी फिल्म देखने गया था, बड़ा सुना था उसके बारे में, बकवास फिल्म है। आज बड़ी चर्चा हुई, मेरी जेमिनी से बड़ी बहस हुई उसके लिए। हमने कहा कि देखो ये चीजें हैं, और जेमिनी ने अपने आर्गूमेंट दिए, मैंने अपने आर्गूमेंट दिए, और हम लोग कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे उसके अंदर। तो वो फिल्म बोरिंग है, आप बैठ नहीं सकते उस फिल्म के अंदर जो है। मैं इंटरवल तक था, इस बार चलो जाते हैं कहीं भोजन करके, फिर 1 घंटे के बाद लौटा कि भाई अंत का 15-20 मिनट देख लेंगे इसका अंत क्या होता है। वही आया, 15-20 मिनट देख के चला आया। अब इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, और मार दुनिया भर का आर्गुमेंट कि हमने एक्चुअल लोकेशन पे शूट किया है, ये किया है, वो किया है, ब्रॉन्ज एज हमने दिखाई है। अरे ब्रॉन्ज एज का रेफरेंस दे रहा है, और क्या ब्रॉन्ज एज उसमें दिखा रहे हो? रेफरेंस दे देने से ब्रॉन्ज एज थोड़ी स्टैब्लिश हो जाता है। हाँ, तो ये सारी चीजें उल्टी सीधी चीजें करके, और ये लेकिन सफल नहीं है। और लोगों ने जाके देखा उसको, जो अंग्रेजी था लोग अभी भी जाके कुछ लोग देख रहे हैं, जबकि हिंदी और उस सब में जो फिल्में चल रही थी बाकी सिनेमा हॉल में, वो हट गई वो, क्योंकि लोगों को लग गया कि बोरिंग है। उसके मुकाबले में धुरंधर कहीं बेहतर थी, कम से कम 100 गुना 200 गुना बेहतर थी, एंगेजिंग थी, और उसने कई चीजें बड़े महत्वपूर्ण तरीके से रखी भी। तो हमारे पास वो सारी क्षमता है कि हम वर्ल्ड क्लास सब कुछ कर सके, हमारे अंदर कैपेसिटी है। हमारे ही लोग तो जाके आज अमेरिका को इतना बड़ा राष्ट्र बनाए बैठे हुए हैं, ये सारे सोशल मीडिया सब तो हमारे ही लोग चला रहे हैं ना। इसी हमारा ही जीनियस जो है वहां काम कर रहा है, वही आईआईटी का पढ़ा जीनियस है, यही आईआईटी का, और आज का नहीं, आज की आईआईटी का नहीं, बहुत पहले के आईआईटी का पढ़ा हुआ जीनियस है। तो क्वालिटी तो है जितने ना भी हमारे लोग पास। अच्छा पढ़ के वहां जाके वहां पे वही तो जॉब कर रहे हैं, जितने बिल्कुल। भी हमारे काउंटर पार्ट रहते हैं वहां इंजीनियर्स हैं, आधा से हाँ ज्यादा तो सब इंडिया के ही हैं। हाँ, और अब सरकार का ही है, अब यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जैसे कि उसमें भी एक महत्वपूर्ण निर्णय, कड़े निर्णय लेने हैं कि नहीं साहब, हम कुछ ऐसा नहीं होने देंगे। अब यहाँ शोध में भी अगर आप रिसर्च, शोध के क्षेत्र में भी अगर आप रिजर्वेशन करने लगे तब तो विचित्र है। तो मैंने उस दिन पढ़ा, मैं दंग रह गया कि शोध क्षेत्र में भी रिजर्वेशन।
अरे वो तो पूरी तरह से ज्ञान का क्षेत्र है, अगर आप ज्ञानी हैं तभी आप उसमें तो जाएंगे भी रिजर्वेशन और के उसमें रहेंगे तो भी। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं, बात अब बिल्कुल सही कुछ करना क्षेत्र चाहिए। हैं जिसके अंदर कुछ क्षेत्र हैं जिसके अंदर रिजर्वेशन इसलिए नहीं कि वो इतना बेमानी है, अर्थहीन है। मान लीजिए आपको कोई शोध करना है किसी क्षेत्र के अंदर, अब उस शोध में तो आप आपका बैकग्राउंड तो मैटर नहीं करता, आपका ज्ञान ही मैटर करता है ना। तो उसमें भी जब आप लगते हैं पोस्ट निकालने की, भाई शोधार्थी हैं, डॉक्टरेट है इस क्षेत्र में, रिसर्च करना है उसमें, तो वो तो भूल है। तब फिर आप कैसे मजबूत करेंगे अपना शोध का स्तर, कैसे ऊपर उठाएंगे? और ये कैसे मान लेते हैं आपकी जो एक पिछड़े वर्ग से आया हुआ है या कोई गरीब बालक है वो अच्छा इंटेलिजेंट बालक नहीं होगा? आप ये क्यों मान लेते हैं कि कोई अगर पिछड़ी कम्युनिटी का है तो इंटेलिजेंट नहीं है? अरे पिछड़ी कम्युनिटी 83% जो मैं बोल रहा हूं उसमें 90% पिछड़ी कम्युनिटी के हैं जो इतने बड़े बड़े व्यवसाय कर रहे हैं। और अडानी अच्छा भी पिछड़ी कर रहा कम्युनिटी का है, वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो मूर्ख है क्या? तो आप क्यों मान के चल रहे हैं कि ये सारे लोग मूर्ख हैं? है। ये मूर्ख नहीं है। आपने एक ऐसी स्थिति बना दी है वोट बैंक की खातिर कि हर जगह जो है इसको आपने एक सरकारी नौकरी पाना और आरक्षण करके आपने उसको एक सारा ये खेल खेल दिया। अब उसको आप वापस नहीं ले पाते क्योंकि वोट बैंक की स्थिति है, सब कुछ है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर कोई मांग करता हुआ है कि साहब जुडिशरी में कर दीजिए, सेना में कर दीजिए, अरे क्या बात कर रहा है, उस सेना में कर दीजिए। और सेना में वही पिछड़े वर्ग का आदमी क्षत्रिय माना जाना चाहिए मेरे ख्याल से, सबके नाम के आगे सिंह लग जाना चाहिए कि वो वॉरियर क्लास है। जो हमारे वॉरियर है वो वॉरियर है, उसमें जातियां कहाँ? मान लीजिए कोई यादव जी हैं वहां वॉरियर है तो वो भी सिंह है। सिंह है, वो भी क्षेत्र, हाँ, वो भी क्षत्रिय वो भी ही है वो कर्म भी से। क्षत्रिय ही है। तो ये करके ये सारी, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, तब देश उभर के खड़ा होगा, उठ के खड़ा होगा और सारी दुनिया के साथ वो प्रतियोगिता कर पाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ क्षमता पाए। हमारे अंदर है, हमारे पास मानसिक क्षमता है, हमारे पास आध्यात्मिक क्षमता है, हमारे पास बौद्धिक क्षमता है, सारी क्षमताएं हमारे अंदर है। हमारा गरीब आदमी भी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि सामान्य रूप से वो बहुत इंटेलिजेंट है। सही बात कम है। से कम ये तो उसने साबित कर दिया ना कि वो सरवाइव कर सकता है मिनिमलिस्ट स्थिति में भी। दूसरे किसी देश के बालक बालिका अगर उस परिस्थिति में पड़ेंगे वो सरवाइव भी नहीं कर सकते, हम सरवाइव सर्वाइव कर भी नहीं सकते कर हैं। पाएंगे। वो इंस्टिंक्ट जिसके अंदर है वो अपने आप में एक सक्षम व्यक्ति है और उसकी सक्षमता पर भरोसा रखिए आप। और इस तरह करके आपने अपने सारे अपनी पॉलिसीज बनाइए, अपने नियम नियमावली बनाइए और देश को आगे ले जाइए। और हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना मेहनत पड़ेगा उसके करनी लिए। पड़े, परिश्रम करना पड़े। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा राजेश जी, जो भी आपने कहा वो बहुत ही सही बातें आपने कही, बहुत कुछ सीखने को है, समझने को। और जो गलतियां हैं वो हम देखें तो दोनों की है, तो कहीं कहीं पे हम देख रहे हैं कि सरकार की भी गलतियां हैं कि वो निर्णय नहीं ले पा रही है कठोर, और कहीं कहीं पे ये लोगों की भी है कि लोग समझ नहीं पा रहे किस चीज के लिए आवाज उठाए, किस चीज के लिए ना उठाए और कैसे उठाए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये बात को समझें कि जिस भी बात या मुद्दे के लिए वो खड़े होते हैं उसके पीछे सिर्फ एक, क्या बोलूं मैं, मेरा ये मानना है कि सिर्फ आप एक प्रॉब्लम बताइएगा तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको सोल्यूशन के साथ आना है। सोल्यूशन भी आप बताइए कि क्या है। अगर यंग जनरेशन के पास बेटर सोल्यूशन है चीजों को ठीक करने का, जो कि होगा, उनका आउटलुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड अलग है, तो आप अपने सुझाव, अपने सोल्यूशन को लेकर आइए और सोल्यूशन को लोगों के सामने रखिए और शांतिपूर्ण तरीके से रखिए, ताकि जो गवर्नमेंट है वो भी उस पर काम करे और लोग भी आपका साथ दे पाए। सही मायने में देश में बदलाव जो है हम सब चाहते हैं कि हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हम चाहेंगे कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जो बात है वो हर जनता तक पहुंच पाए। थैंक यू। नमस्ते, वंदे मातरम। वंदे मातरम।